नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने जा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास एक पुराना दस्तावेज है जो सल्फर या गंधक से जुड़े एक इंसानी व्यक्तित्व की तस्वीर खींचता है। बिल्कुल। और ये तस्वीर मतलब विरोधाभासों से भरी है। एक ऐसा इंसान जो बेहद आलसी भी है और कल्पनाओं से भरपूर भी, सही बात है। जो नहाने से नफरत करता है लेकिन जिसके अंदर एक आग सी जलती रहती है। हाँ, तो आज हमारा मकसद इसके रासायनिक गुणों को समझना नहीं, बल्कि इस अनोखे व्यक्तित्व की गुत्थी को सुलझाना है। बिल्कुल, इसकी परतों को खोलना है। चलिए इन सुरागों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। जरूर। तो चलिए सबसे पहले इसकी एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। जो पहली बात सामने आती है वो है मतलब इनकी शारीरिक बनावट। एक दुबला पतला इंसान जिसके कंधे झुके हुए हैं, जैसे वो कोई बोझ उठाकर चल रहा हो। यहाँ तक कि कहा गया है कि इनके लिए सीधा खड़ा रहना सबसे मुश्किल काम है। ये हमेशा किसी चीज का सहारा ढूंढते हैं। ये क्या दिखाता है? देखिए, ये सिर्फ एक बुरी आदत या पोस्चर की समस्या नहीं है। अच्छा। ये हमारे केस का पहला और सबसे बड़ा सुराग है। ये झुकाव एक अंदरूनी हालत की तरफ इशारा करता है, जिसे वीनस कंजेशन कहते हैं। वीनस कंजेशन, ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए जैसे शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया हो। खून का बहाव, खासकर लिवर के आसपास, सुस्त पड़ जाता है और एक जगह इकट्ठा होने लगता है। ओहो। और यही वजह है कि शरीर भारी, सुस्त और झुका हुआ महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य बोझ ढो रहा हो। उनमें वो ताकत ही नहीं होती कि वो तन कर खड़े हो सकें। अच्छा, तो ये शारीरिक झुकाव एक तरह के अंदरूनी ट्रैफिक जाम का नतीजा है। ये तो समझ में आता है। बिल्कुल। लेकिन अगली बात जो सामने आती है वो बहुत ही अजीब है। हाँ। इसमें कहा गया है कि ऐसे लोग गंदे, मैले कुचैले होते हैं और उन्हें धुले जाने से घृणा होती है। मतलब उन्हें नहाना पसंद नहीं बल्कि नफरत है। यहाँ तक कि नहाने के बाद उनकी तकलीफें और बढ़ जाती हैं। ये कौन सी बात हुई? हाँ, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है ना, लेकिन ये इस पहेली का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। कैसे? ये कोई आलस या गंदगी में रहने की आदत नहीं है। ये एक तरह की वो हाइपर सेंसिटिविटी है। हाइपर सेंसिटिविटी पानी को लेकर? हाँ, पानी, खासकर नहाना, इनके शरीर के लिए एक शॉक की तरह काम करता है, जो उनकी अंदरूनी गड़बड़ी को और बढ़ा देता है। बच्चों में भी ये देखा जाता है कि वो पानी से दूर भागते हैं। अच्छा। तो ये एक व्यवहार से ज्यादा एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, जैसे किसी को किसी चीज से एलर्जी हो। तो ये तो हुई बाहरी साफ सफाई से नफरत की बात। लेकिन ये बहुत अजीब है, क्योंकि जब हम इनके मन की दुनिया में झांकते हैं तो वहां हमें गंदगी नहीं बल्कि एक अलग ही तरह की खूबसूरती और कल्पना दिखाई देती है। बिल्कुल। और यहीं पर इस व्यक्तित्व का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ कहा गया है खुद को जगाने के लिए बहुत आलसी, जीने के लिए बहुत दुखी, और दूसरी तरफ लिखा है खुशनुमा सपने देखता है, गाते हुए जागता है। हाँ। और सबसे कमाल की बात, जिस भी चीज पर उसकी नजर पड़ती है वो सुंदर लगती है। यहाँ तक कि चिथड़े भी सुंदर लगते हैं। ये दोनों बातें एक ही इंसान में कैसे हो सकती हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है, और यहीं पर इस प्रोफाइल का असली सार छुपा है। अच्छा। ये कोई साधारण आलस या डिप्रेशन नहीं है। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, अस्त व्यस्त जीनियस वाला व्यक्तित्व है। अस्त व्यस्त जीनियस? हाँ। शरीर भले ही उस अंदरूनी ट्रैफिक जाम की वजह से सुस्त और भारी महसूस करे, लेकिन दिमाग कल्पनाओं, विचारों और सपनों से उड़ान भर रहा होता है। वाह। वो चित्रों में भी खूबसूरती इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उनका आंतरिक जगत बहुत जीवंत और रंगीन है। ये विरोधाभास ही उनकी पहचान है। अस्त व्यस्त जीनियस, ये बहुत दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। तो मतलब शरीर और मन एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग चल रहे हैं। बिल्कुल। एक और बात जो इस जीनियस वाली बात से जुड़ती है वो है इनका स्वभाव। कहा गया है कि ये नर्वस, तेज तर्रार और गुस्सैल होते हैं। हाँ। ये आलसी वाली तस्वीर में तो बिल्कुल फिट नहीं बैठता। सही कहा। ये उस तस्वीर को और गहरा बनाता है। इसे ऐसे सोचिए कि गाड़ी का इंजन तो पूरी रफ्तार से घूम रहा है, बहुत शोर कर रहा है, लेकिन गाड़ी न्यूट्रल में है। अच्छा। वो कहीं जा नहीं रही। इनके अंदर एक बेचैन करने वाली ऊर्जा होती है। दिमाग में हजारों आइडिया दौड़ रहे होते हैं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। तो ये एक तरह का फ्रस्ट्रेशन हुआ। बिल्कुल। तो ये शांत आलस नहीं है, ये एक बहुत ही बेचैन, चिड़चिड़ा और असंतुष्ट करने वाला ठहराव है। वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और यही चिड़चिड़ाहट गुस्से के रूप में बाहर आती है। तो उनका इंजन अंदर ही अंदर गर्म हो रहा है। और ये मुझे अगले सुराग पर ले आता है जो इस पूरी कहानी में हर जगह मौजूद है।
जलन। हाँ, जलन। सिर के ऊपर जलन, आंखों में जलन, गले में, पेट में, यहाँ तक कि पैरों के तलवों में जलन। ऐसा लगता है जैसे ये इंसान अंदर से जल रहा हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये जलन सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि शरीर का थर्मोस्टैट यानी तापमान कंट्रोल करने वाला सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ चुका है। मतलब शरीर की गर्मी ठीक से पूरे शरीर में फैल नहीं पाती और कुछ जगहों पर इकट्ठा हो जाती है। और यहीं पर हमें एक और क्लासिक विरोधाभास देखने को मिलता है। कौन सा विरोधाभास? सिर के ऊपरी हिस्से में लगातार गर्मी, दिन में पैर ठंडे, लेकिन रात में तलवों में जलन। अरे हाँ, ये एक बहुत ही जानी पहचानी तस्वीर है। हम सबने शायद कभी न कभी किसी बुजुर्ग को या खुद भी रात में बेचैन होकर अपने पैर चादर से बाहर निकालते देखा होगा ताकि उन्हें ठंडी हवा लगे। बिल्कुल। ये बिल्कुल वही बेचैनी है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई। वो अपने जलते हुए पैरों के लिए बिस्तर में कोई ठंडी जगह ढूंढते रहते हैं। ये दिखाता है कि शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म में कोई गहरी गड़बड़ चल रही है। और शरीर के सारे छिद्रों का लाल होना, जैसे होंठ और नाक का सुर्ख लाल होना, क्या वो भी इसी अंदरूनी आग का संकेत है? बिल्कुल। वो लालिमा उसी अंदरूनी जलन और खून के जमाव का बाहरी रूप है। सब कुछ एक ही कहानी कह रहा है। एक ऐसा शरीर जो अंदर से गर्म है, बेचैन है और जिसकी ऊर्जा गलत जगहों पर फंसी हुई है। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि इनका शरीर एक ट्रैफिक जैम में फंसा है, मन एक जीनियस की तरह उड़ रहा है और अंदर एक आग जल रही है। अब बात करते हैं इनकी शारीरिक लय की, इनके बायोलॉजिकल क्लॉक की। एक बहुत ही अजीब बात जो मुझे दिखी वो है सुबह ठीक 11 बजे पेट में खालीपन या बेहोशी जैसा महसूस होना। हाँ, ठीक 11 बजे। ये कुछ ज्यादा ही सटीक नहीं है? क्या ये वाकई एक भरोसेमंद लक्षण हो सकता है? आपका शक जायज है। ये सुनने में बहुत ज्यादा सटीक लगता है ना? लेकिन जब हम इसे बड़ी तस्वीर में देखते हैं तो ये समझ में आने लगता है। ये एक लयबद्ध गड़बड़ी के पैटर्न का हिस्सा है। अच्छा। ये दिखाता है कि इस व्यक्ति का शरीर दुनिया की लय से तो बाहर हो चुका है, लेकिन उसने अपनी एक अजीब मगर पक्की लय बना ली है। मतलब ये कि और भी ऐसी लयबद्ध शिकायतें मिलती हैं, जैसे हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते सिर दर्द होना। अच्छा। या ऐसी बीमारियां जो लगातार लौटकर आती रहती हैं। एक और उदाहरण है सुबह सुबह होने वाला दस्त जो उन्हें बिस्तर से बाहर निकाल देता है। ओहो। तो ये जो सुबह 11 बजे की भूख है वो उसी बिगड़ी हुई लेकिन पैटर्न वाली बायोलॉजिकल क्लॉक का एक हिस्सा है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और शरीर से निकलने वाले स्राव यानी बॉडीली सिक्रेशंस के बारे में भी कुछ अजीब लिखा है। हाँ, कहा गया कि वो तीखे और छीलने वाले होते हैं। इसका असल में क्या मतलब है? क्या वो इतने तेज होते हैं कि त्वचा को ही नुकसान पहुंचा दे? हाँ, इसका मतलब बिल्कुल यही है। छीलने वाला शब्द बताता है कि पसीना, मूत्र या मल इतने एसिडिक या तीखे होते हैं कि वो जिस भी त्वचा के हिस्से को छूते हैं वहां जलन, खुजली और रैशेस पैदा कर देते हैं। बाप रे। ये फिर से उसी अंदरूनी जलन और आग वाली थीम को पुख्ता करता है। शरीर के अंदर जो आग जल रही है वो उसके स्राव में भी बाहर आ रही है। वाह। हर चीज एक दूसरे से जुड़ती जा रही है। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा अब आता है। कौन सा? इसकी भूमिका एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट के तौर पर। लिखा है जब सावधानी से चुनी गई दवाइयां भी काम करना बंद कर देती हैं तो ये अक्सर शरीर की सोई हुई शक्तियों को जगाने का काम करता है। ये तो किसी जादू की तरह लग रहा है। ये जादू नहीं है, लेकिन इसका काम करने का तरीका बहुत गहरा है। यहाँ सल्फर को सिर्फ कुछ लक्षणों की दवा के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि एक रीसेट बटन की तरह देखा जा रहा है। रीसेट बटन? हाँ, सोचिए कि कोई मामला, कोई बीमारी एक जगह आकर अटक गई है, कोई सुधार नहीं हो रहा। ऐसे में ये शरीर की अपनी हीलिंग पावर को एक जंप स्टार्ट देने का काम करता है, जैसे किसी रुकी हुई गाड़ी को धक्का लगाकर स्टार्ट किया जाता है। और वो दबी हुई त्वचा की बीमारियों वाली बात क्या है? कहा गया है कि ये उन पुरानी बीमारियों में मदद करता है जो किसी स्किन की प्रॉब्लम को दबाने से पैदा हुई हो। ये एक बहुत जरूरी आइडिया है। इसके मुताबिक जब त्वचा की किसी बीमारी जैसे एक्जिमा या रैशेस को क्रीम या मलहम लगाकर जबरदस्ती दबा दिया जाता है तो वो बीमारी खत्म नहीं होती। अच्छा? बल्कि शरीर के अंदर चली जाती है और किसी गहरे अंग जैसे फेफड़े या जोड़ों में अस्थमा या गठिया जैसी कोई बड़ी समस्या पैदा कर देती है। ओह, तो ये तो और खतरनाक है। बिल्कुल। ऐसे में सल्फर उस दबी हुई समस्या को वापस सतह पर लाने का काम करता है ताकि शरीर उसे जड़ से ठीक कर सके।
ये एक तरह से मामले को साफ कर देता है। तो ये एक गतिरोध को तोड़ने वाले की तरह है। जब शरीर का सिस्टम हैंग हो गया हो तो ये उसे रीबूट कर देता है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, रीबूट। ये शरीर की सुस्त पड़ चुकी प्रतिक्रिया को फिर से जगाता है ताकि वो अपना काम खुद कर सके। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने एक अस्त-व्यस्त जीनियस की कहानी को परत दर परत खोला। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका शरीर झुका हुआ है, जो नहाने से परहेज करता है, सही, जिसके सिर और तलवों में आग जलती है पर पैर ठंडे रहते हैं, जिसे अपनी एक अजीब लय पर ठीक सुबह 11 बजे जोर की भूख लगती है। बिल्कुल। और जो तब काम आता है जब सारे रास्ते बंद हो चुके हों। तो इन सब का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ अलग-अलग बिखरे हुए लक्षणों की एक लिस्ट नहीं है। तो फिर क्या है? ये होने की एक पूरी अवस्था, एक पूरे स्टेट ऑफ बीइंग का चित्र है। ये दिखाता है कि कैसे किसी इंसान की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परतें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी होती हैं। झुका हुआ शरीर, कल्पना से भरा मन, अंदरूनी जलन और त्वचा की समस्याएं, ये सब एक ही अंदरूनी असंतुलन के अलग-अलग चेहरे हैं। अच्छा। ये हमें लक्षणों को टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरी एकीकृत कहानी के रूप में देखने के लिए कहता है। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न। जरूर। इस दस्तावेज में मासिक धर्म की एक समस्या के लिए एक बहुत ही रहस्यमय और छोटा सा निर्देश दिया गया है, अमावस्या पर एक खुराक। बहुत दिलचस्प। इसके बारे में और कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ये प्राचीन लोक परंपराओं, चांद के चक्रों और इन जैसे उपचार प्रोफाइल के विकास के बीच के संबंधों पर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठाता है। बिल्कुल। इन ऐतिहासिक ग्रंथों में सिर्फ लक्षणों से परे और ऐसे कौन से गहरे संबंध मौजूद हो सकते हैं जिन्हें आज हम शायद पूरी तरह से नहीं समझते।